हेलो टू ऑल, वंस अगेन वेलकम बैक टू कॉन्स्टाफेंस कोचिंग। आज हम बात करते हैं कल का जो एग्ज़ाम था पीजीआई सीएच नोएडा, उसका एग्ज़ाम तो दोबारा होगा, लेकिन जब कल एग्ज़ाम हुआ पेपर बहुत अच्छा आया। पेपर अच्छा था, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर नहीं किया गया था। और ऐसा भी नहीं था कि केवल पीडियाट्रिक को ही कवर किया गया हो, क्योंकि माइंड में थोड़ा आता है कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है तो केवल पीडियाट्रिक को ही कवर किया जाएगा। बट पीडियाट्रिक के अलावा ऐसा नहीं, पीडियाट्रिक को कवर किया है, पीडियाट्रिक के अलावा ओबीजी भी था, फंडामेंटल भी था, मेडिकल सर्जिकल भी था, रिसर्च मैनेजमेंट भी था, माइक्रोबायोलॉजी भी था, तो फार्मेकोलॉजी भी था। तो लगता था कि सभी चीज़ों को उन्होंने कवर किया है, इवन द साइकेट्रिक भी था। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस जो आपको फेस करने को मिले होंगे, आप अपने लेवल पे इनको रिकॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था इसमें अंडर 5 क्लिनिक कंपोनेंट क्या क्या है एक्सेप्ट वन। एक क्वेश्चन यहाँ से बना था कि अंडर 5 क्लिनिक में क्या क्या चीजें आती हैं एक को छोड़ के। तो वो अंडर 5 क्लिनिक का ट्राइंगल आपको याद होगा, उसके ट्राइंगल के बेसिस पे क्या क्या कंपोनेंट इसमें होते हैं। तो एक्सेप्ट वन, न्यूट्रिशन आई थिंक अंडर 5 क्लिनिक में नहीं आता, तो वही शायद उसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था कि इंक्यूबेशन पीरियड फॉर पर्टोसिस, पर्टोसिस का इंक्यूबेशन पीरियड आपसे पूछा गया था, जिसका एक कॉमन इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज या कहीं कहीं हम 3 to 5 डेज भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स पहले होते हैं। लेकिन 5 to 7 डेज आपको, ये 7 to 14 डेज आपको मिल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 7 to 14 डेज ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गैम्बूसिया फिश होती हैं, वो गैम्बूसिया फिश जो मलेरिया के जो बैक्टीरिया हैं, लार्वा हैं, उनको या ईटिंग करने के लिए काम में ले रहे हैं, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन एनवायरमेंटल कंपोनेंट है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, फलाना जो भी। तो मुझे लगता है ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट ही होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका फंक्शन क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन के बारे में क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि विटामिन सॉरी हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अडल्ट में अगर लगाते हैं तो कॉमन साइट कौन सी होती है। वैसे तो हेपेटाइटिस बी कॉमनली बच्चे में लगाते हैं, बट अडल्ट में क्वेश्चन पूछा था, उसमें अडल्ट में साइट पूछी थी, तो अडल्ट में साइट आपको बतानी थी। एक क्वेश्चन था कि विटामिन के जो है वो कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करता है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 2, 7, 9, 10। विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 बनाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि डिस्निया हो रहा है, रेस्टलेसनेस में जा रहा है पेशेंट और ब्लू ब्लोटर डेवलप हो रहा है, तो कौन सी डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो ब्लू ब्लोटर बहुत एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी जो कि हम क्लासरूम में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, और मैंने बहुत बार क्लास में बताया भी है कि ब्लू ब्लोटर ऑल्सो नोन एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और पिंक पफर ऑल्सो नोन एज एम्फाइसीमा। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि बच्चा है, अटेंशन सीकिंग दिखा रहा है, हाइपर एक्टिव है, ये है वो है, ऐसा उसमें बहुत बहुत 3-4 बातें लिखी थी। तो पूछा था कौन सी डिजीज को डायग्नोस करोगे, तो वो एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, वहां पे आपको देखने को मिल रहा था। एक क्वेश्चन था आईसीडी 10 क्लासिफिकेशन के अंदर एमआर जो है वो किस लाइन, किस क्लासिफिकेशन की कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो एमआर जो है, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ आपने 0 to 9, 10 to 19, वो जो क्लासिफिकेशन की सीरीज चलती है, सीक्वेंस चलती है, उसमें एमआर कहाँ पे आता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन था कि आईसीडी 10 की क्लासिफिकेशन में डिलीरियम कहाँ पे आता है, ये भी क्वेश्चन आ गया। तो मुझे लगता है डिलीरियम तो ऊपर ही ऊपर आता है और एमआर नीचे नीचे आता है, तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप उन्होंने डाल दिया कि डिलीरियम ऊपर और एमआर नीचे। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आईसीडी से बन गए। एक क्वेश्चन था एप्लास्टिक एनीमिया जो है उसका फीचर क्या नहीं होगा। तो एप्लास्टिक एनीमिया आप सभी को पता होगा, एप्लास्टिक एनीमिया पेनसाइटोपिनिया लेके आता है, तो उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन आप पे एक मिला आपको। एक क्वेश्चन था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें सिम्टम्स दे रखे थे, ओलिगोयूरिया है, उसके अलावा हाइपरटेंशन है, एडिमा हो गया है, हेमेचूरिया हो रहा है, तो कौन सी डिजीज कंडीशन थी, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको आंसर लगाना था। एक क्वेश्चन था ब्रेडन स्केल जो है उसका कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं करता है स्कोरिंग के अंदर। तो ब्रेडन स्केल जो होता है उसके अंदर स्कोरिंग में कौन सा कंपोनेंट, या तो मॉइस्चर, फ्रिक्शन, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, वो सब इंक्लूड करते हैं, लेकिन एक जो भी वहां पे होगा वो इंक्लूड नहीं करते हैं। एक था एप्गार स्कोर का मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, लेकिन वहां क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आया था, और हम कॉमनली जो जनरली याद रखते हैं वो मिनिमम से मैक्सिमम याद रखते हैं। तो एप्गार स्कोर का कंपोनेंट 5 होते हैं, और आपको पता ही है कि हर कंपोनेंट को मिनिमम 0 नंबर देते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर देते हैं। तो स्कोर अगर पूछा है कि मैक्सिमम से मिनिमम कितना, तो 10 से 0 आपको मिलने वाला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि प्रीटर्म बच्चा है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है, तो प्रीटर्म बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाली कंडीशन के अंदर कौन सा स्केल काम में लेंगे। तो प्रीटर्म बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले सिंड्रोम में हम सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर काम में लेते हैं। आपको क्लासरूम में बताया भी गया होगा डाउनी स्कोर और सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर की रिजल्ट में जितना नंबर मिलेंगे उतना कंडीशन बढ़ती जाती है। तो प्रीटर्म के लिए पूछा था, आपको आंसर लगाना था। एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन कौन कौन सी है एक्सेप्ट वन।
तो क्वालिटेटिव रिसर्च एंड फिनोमोलॉजिकल, इथनोग्राफिकल, ग्राउंडेड थ्योरी, केस कंट्रोल, केस स्टडी थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, ये सारी इसमें आती हैं। लेकिन जो इसके अलावा ऑप्शन था वो आपका आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था कि स्टमक का फंडस पार्ट कहाँ लोकेट होता है। तो स्टमक का फंडस पार्ट पहले कार्डिया, देन फंडस, देन बॉडी, देन पाइलोरस। ये वाला क्वेश्चन आपको मिला। एक क्वेश्चन था कि बीटा ब्लोकर का कौन सा एग्जाम्पल ड्रग्स का वहां पे होगा, फार्मा से क्वेश्चन था। और बीटा ब्लोकर के एग्जाम्पल आपको याद ही है, जिनके अंदर लास्ट में लोल आता है, जैसे कि मेटाप्रोलोल, तो वो एग्जाम्पल बीटा ब्लोकर का था। ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। बट एक अच्छा क्वेश्चन पेपर था और मेरे को लगता है कि एग्जाम का पेपर ऐसा ही आना चाहिए था, वैसा पेपर था, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर नहीं किया गया था। आप सब लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ गए होंगे, आपने एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अगर नहीं भी गए तो हमने आपकी हेल्प करी है, कुछ क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर करे हैं। तो अगर हमें इनके आगे अलग से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, हम अगले वीडियो में जरूर लेके आएंगे। पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग रखें। नोट सेट आपके साथ आने वाला है, अगला एग्जाम आपका नोट सेट होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक्स।